उम्पन तूफान सुपर साइक्लोन तूफान में हुआ तब्दील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वजारत दाखिला और NDMA ओहदेदारों के साथ एक आला सतह की मीटिंग। तूफान के बुध को बंगाल के साहिल से टकराने का है इम्कान। डाउनलोड 4 का आज है पहला दिन। इसमें 31 मई तक तौसी के मद्देनजर वजारत दाखिला ने रियासतों के लिए जारी की एडवाइजरी। ममनुआ फहरिस्त में कोई भी नरमी न देने की दी हिदायत। रियासती हुकूमतों ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी करना शुरू किए रहनुमा खतूत। कर्नाटक ने कैब्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गैर कंटेनमेंट इलाकों में चलाने की दी इजाजत, जबकि इतवार को मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा नाफिज। कोविड-19 की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी की नजरसानी शुदा हिकमत अमली। वायरस से मुतासिर मुसद्दका मामले में रब्त में आने वालों की अब की जाएगी हर 5वें और 10वें दिन टेस्टिंग। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 56,316, जबकि इलाज के बाद 36,823 लोग हुए सेहतियाब। मरने वालों की तादाद हुई 3,029। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद हुई 46,62,000 के पार। और भारत के साथ दुनिया के दूसरे 62 मुल्कों ने कोरोना वायरस में आलमी सेहत तंजीम की मुबैना गैर जिम्मेदाराना रोल की जांच करने के फैसले का किया खैर मकदम। तजवीज को ऑस्ट्रेलिया ने किया पेश। इटली और स्पेन के बाद ब्राजील में कोरोना वायरस की तादाद में हुआ इजाफा। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 90,000 से जायद। यूरोप के कई ममालिक बशमूल स्पेन और इटली में अब हालात में बेहतरी के बाद लॉकडाउन में दी गई है राहत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। जहां भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में शदीद समंदरी तूफान उम्फान शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 6 घंटों में 170 से 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। ये तूफान बुध की दोपहर मगरबी बंगाल में दीगा और बांग्लादेश में हटिया जजीरे के दरमियान साहिल को अबूर करेगा। तूफान की वजह से साहिली उड़ीसा और मगरबी बंगाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है और माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो समंदर में ना जाएं। NDRF की 17 टीमों को उड़ीसा और मगरबी बंगाल में तैनात किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तूफान के पेश नजर एक आला सतही मीटिंग की मुनाकिद की है, जिसकी वो सदारत कर रहे हैं। और इसके बारे में मजीद मालूमात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुधाकर दास से। सुधाकर, ये तूफान आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। वजीर आज़म ने इसके लिए NDRF और NDMC की मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों के साथ एक आला सतही मीटिंग की मुनाकिद की है उन्होंने। क्या इस पूरे तूफान के पेश नज़र कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो इस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे और कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिन पर आज बात हो सकती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और खास तौर से ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। एक तरह की आपदा जो आने वाली आपदा है, जिसका पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग ने किया। हमको पता है कि साइक्लोन अम्फन जो इस वक्त जो बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में है और एक तरह से सुपर साइक्लोन की शक्ल ले चुका है। हमको पता है कि 20 मई को वो टकराने वाला है भारत बांग्लादेश सीमा पर, दीघा जो पश्चिम बंगाल में है और हटिया आइलैंड जो बांग्लादेश में है, उस इलाके में है। किस तरह से पूरी स्थिति से निपटने की तैयारी है, राज्य सरकारों की क्या तैयारी है, केंद्र ने क्या व्यवस्थाएं की है, उन तमाम चीजों की समीक्षा एक तरह से प्रधानमंत्री इस बैठक में कर रहे हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम महत्वपूर्ण सदस्य न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के उच्चाधिकारी, कैबिनेट सचिव, इसके अलावा NDRF DG, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, तमाम महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और एक तरह से न सिर्फ वो पूरी स्थिति का वो उन्होंने जायजा दिया होगा, प्रधानमंत्री को जानकारी दी होगी किस तरह से पूरी स्थिति है,
कितना खतरनाक एक तरह से हो सकता है ये तूफान। लोगों के बचाव के लिए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए, शेल्टर होम्स में पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। तो साथ ही साथ केंद्र और राज्य मिलकर किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। हमको पता है इस स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की जो 37 टीम्स पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मौजूद है, इसमें से 22 टीम जो ग्राउंड पर उतर भी चुकी है, ग्राउंड पर तैनात हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 7 जिले एक तरह से कह सकते हैं उड़ीसा के हैं, और कई और जिलों में उनकी तैनाती हो रही है सारी टीम्स की। और एक तरह से किसी भी आपदा से ये टीम निपटने में सक्षम रहेगी। फिलहाल एक तरह से कोस्टल इलाके में अवेयरनेस कैंप, एक तरह से लोगों को जागरूक करने का काम ये पूरी टीम कर रही है। हमको पता है कि न सिर्फ लोगों की जिंदगियां बचानी जरूरी है, समय से उनको सुरक्षित स्थानों पर शेल्टर होम्स में पहुंचाना, पक्के मकानों में पहुंचाना जरूरी है, बल्कि आपदा के तुरंत बाद भी जो रिस्टोरेशन, नॉर्मलाइजेशन के लिए कई काम करने होते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है, तो एक रिव्यू जो कह सकते हैं, ओवरऑल रिव्यू किया जा रहा होगा। व्यापक स्तर पे पूरी तैयारियों की समीक्षा की जा रही होगी। और खास तौर से अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार आपदाओं को लेकर, आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर संजीदा रहे हैं। पिछले 5-6 वर्षों में भारत में पूरी एक तरह से इन तमाम मुद्दों को लेकर न सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, लोगों की ट्रेनिंग हुई है, लेकिन अवेयरनेस भी काफी बढ़ा है। और यहाँ तक कि सिर्फ राज्यों की राजधानियों में नहीं, जिला स्तर तक पर भी तंत्र खड़ा हुआ है कि इस तरह की किसी भी बड़ी आपदा में निपटा जा सकता। हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसे वक्त में ये बड़ी चुनौती आई है जब देश पहले से ही कोरोना संकट का सामना कर रहा है, और उसमें इस तरह की एक बड़ी चुनौती सामने आई है। तो एक तरह से दोहरी चुनौती भी रहेगी, न सिर्फ केंद्र के लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए। और कैसे इसको कोविड संकट को भी देखते हुए इस संकट से भी पार पाया जाए, तो इस मुश्किल से कैसे निपटा जा सकता है। और प्रधानमंत्री ने अपने इनपुट्स भी लिए होंगे राज्यों के मार्फत, वो लगातार केंद्र के उच्च अधिकारियों से इस मामले को लेकर जानकारी लेते रहे। तो एक पूरा प्रेजेंटेशन अधिकारियों की तरफ से मुमकिन है इस बैठक में दिया गया होगा कि पूरी स्थिति को लेकर, तैयारियों को लेकर, इंतजाम को लेकर, और राज्य सरकार को किस तरह से केंद्र की तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा। हमने देखा कि अतीत में भी जो कुछ इस तरह के, खासतौर से क्योंकि ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस तरह के जो राज्य हैं साइक्लोन प्रोन माने जाते हैं। तो पहले भी अतीत में पिछले 5-6 वर्षों में अगर बात की जाए तो जो इस तरह के इतनी तीव्रता के जो तूफान आए हैं, चक्रवाती तूफानों का जो सामना किया इन राज्यों में, जान माल का बेहद कम नुकसान हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी एक वजह रही है कि समय रहते कदम उठाए गए, समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, चाहे मौसम की जानकारी हो या उनको शेल्टर होम में पहुंचाने की बात हो, या एक तरह से अगर आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करते हुए मेडिकल या तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात हो, और उसकी वजह से जानमाल का बेहद कम नुकसान रहा है। तो कोशिश इस बार भी यही है, इसमें किसी तरह की चूक न रहे। और प्रधानमंत्री जब खुद शीर्ष स्तर से इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो एक तरह से डाउन द लाइन नीचे तक जो लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड में जो कर्मी हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स हो या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, तो उनको एक मैसेज जाता है कि शीर्ष स्तर से हमारे काम पर नजर भी रखी जा रही है, हमारे काम की सराहना भी हो रही है। तो एक ये बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से कि वो खुद पर्सनली इस पूरी स्थिति की, इस पूरे इवैक्यूएशन प्रोसेस की, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस की, आपदा से निपटने की तैयारियों की वो खुद समीक्षा कर रहे हैं। बेहद ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक के बाद जो जानकारियां सामने आएंगी तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगी। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब बैठक करते हैं तो वो अपनी तरफ से भी तमाम निर्देश देते हैं। तो क्या उन्होंने निर्देश दिए हैं वो भी बेहद अहम रहेगा जानना। जी सुधाकर, आपने सही कहा कि हिंदुस्तान जो है पहले से ही कोरोना वायरस से एक जंग लड़ रहा है, और ये एक नया चैलेंज है इस तूफान की शक्ल में जिसका सामना करना है। और वज़ीर आज़म की सदारत में आज जो ये मीटिंग हो रही है काफ़ी अहम है, जिसमें वो इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि इस तूफान से किस तरह से निपटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और आपको बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये समंदरी तूफान इस वक्त उड़ीसा में पारादीप के जुनूब में तकरीबन
790 किलोमीटर और मगरबी बंगाल के दीघा से 940 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मरकूज है। और इसी के पेश नज़र उड़ीसा हुकूमत ने ज़रूरत पड़ने पर 11 लाख अफराद को महफूज निकालने का मंसूबा बनाया है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मृत्युंजन महापात्रा ने कहा है कि उड़ीसा और मगरबी बंगाल इस समुद्री तूफान से मुतासिर होने वाला है। ऐसे में आने वाला वक्त उड़ीसा और मगरबी बंगाल के लिए काफी चैलेंज भरा हो सकता है। इसके प्रभाव ज़्यादा तक वेस्ट बंगाल में रहेगा और इसके बाद नॉर्थ उड़ीसा में रहेगा। जैसे वेस्ट बंगाल का साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर, कलकत्ता, हुगली आदि डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इसके साथ साथ नॉर्थ उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर, इसमें भी इम्पैक्ट रहेगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट पे। और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने बताया है कि उड़ीसा और बंगाल में एनडीआरएफ ने तूफान से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। In Orissa and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed, out of which 17 are in deployment right now, with 3 possible additions in West Bengal, and that will be 20 teams actively deployed and 17 teams on standby. So, to repeat, in West Bengal and Orissa, a total of 20 teams will be actively deployed by the end of this day, with 17 teams on standby. In Orissa, the deployment is in 7 districts and a total of 12 teams are deployed. In West Bengal, the deployment is in 6 districts and a total of 10 teams are deployed. और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के बकिया इम्तिहानात के लिए तफसीली डेट शीट जारी कर दी है। इसका ऐलान इंसानी वसाइल की तरक्की के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए 25 मार्च को मुल्कगीर लॉकडाउन की वजह से इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। डॉक्टर निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात के मुकम्मल शेड्यूल के बारे में बताया। इसके अलावा सीबीएसई ने भी अपनी सरकारी वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं की मुकम्मल डेट शीट अपलोड कर दी है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात 1 जुलाई 2020 से शुरू हो रहे हैं। 1 जुलाई को 12वीं क्लास का पहला पेपर होम साइंस और 10वीं क्लास का सोशल साइंस का है। इम्तिहानात 15 अप्रैल को खत्म होंगे। सीबीएसई ने इम्तिहानात के दौरान तलबा को किस किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसके बारे में एक नोटिस जारी किया है। तलबा के लिए सेहत की रहनुमा खतूत में कहा गया है कि तलबा को मास्क पहनना लाजमी होगा और इम्तिहानी मराकज़ में आकर पानी की बोतलें खुद लानी होंगी। वालिदैन को ये यकीनी बनाना होगा कि उनका बच्चा बीमार ना हो। तमाम टीचर्स को सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर सख्ती से अमल करना होगा। और ऑपरेशन समंदर सेतु के दूसरे मरहले में कल आईएनएस जलाशु 588 भारतीयों को मालदीव की राजधानी माले से लेकर केरल के कोची पहुंच गया है। मुसाफिरों में 6 हामला खवातीन समेत 70 खवातीन और 21 बच्चे शामिल हैं। कोची पहुंचने के बाद इन सभी मुसाफिरों को इमिग्रेशन और जरूरी जांच के बाद 14 दिन के लिए करंटीना मरकज भेज दिया गया है। ख्याल रहे कि ऑपरेशन समंदर सेतु के पहले मरहले में आईएनएस जलाशु और आईएनएस मगर के जरिए मालदीव की राजधानी माले से तकरीबन 900 भारतीयों को वतन वापस लाया जा चुका है। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आज 169 भारतीय शहरियों को वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के तैयारे से कोलकाता लाया जाएगा। ढाका में वाक़ भारतीय हाई कमीशन ने तरजीहात की बुनियाद पर भारत भेजने के लिए शहरियों का इंतखाब किया है। वापस आने वाले शहरियों में 73 तलबा, 16 बुजुर्ग, 45 फंसे हुए सयाह, 1 हामला खातून और 16 मेडिकल इमरजेंसी के मामले हैं। ढाका समेत बांग्लादेश के 18 अजला से इन शहरियों को तरजीही बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग इंडिया नहीं जा पाए थे, तो हम लोग हॉस्टल में फंस गए थे। तो चिटागोंग एम्बेसी, ढाका एम्बेसी एंड हाई कमीशन इंडिया को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमें इंडिया इवैक्यूएट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो के मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 45वां एडिशन होगा।
वज़ीर आज़म ने आवाम को अपने ख्यालात शेयर करने को कहा है। इस सिलसिले में आप टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम या MyGov पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर एक मिस कॉल देकर भी अपनी तजवीज़ पेश कर सकते हैं। और आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां DGIMD खिताब कर रहे हैं। 165 किलोमीटर पर आवर से 175 किलोमीटर पर आवर और गस्टीनेस में ओकेजनली विंड स्पीड कैन गो अप टू 195 किलोमीटर पर आवर। और इसका इम्पैक्ट इससे पहले उड़ीसा में शुरू हो जाएगा। उड़ीसा भी हिट होगा मगर डायरेक्ट हिट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ट्रैक है उड़ीसा कोस्ट की पैरेलल जा रहे हैं, डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा है। मगर जो साइक्लोन का जो कोर विंड स्पीड है वो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के ऊपर ज्यादा रहेगा। आज रात से कोस्टल उड़ीसा के पास जो समुद्र है, तट एरिया है, उसमें विंड स्पीड बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ के ये 110 to 120 गस्टनेस में 130 kmph हो सकता है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स। सो जब साइक्लोन आता है 3 तरीका का डैमेजिंग वेदर होता है। जैसे हमने बताया सबसे डैमेजिंग वेदर हो गया कि आपका टाइडल वेव, जिसमें सलाइन वाटर आता है। और ये सलाइन वाटर से क्या होता है कि जो हमारा सॉयल है वो सलाइन हो जाता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो सब डैमेज हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर भी अफेक्टेड होता है। और ये सैलाइन वाटर जो टाइडल वेव वो ऑल ऑफ ए सडन आता है। सो पहले आप नहीं गए होंगे, तो जब साइक्लोन का विंड शुरू हो गया तब स्टॉर्म सर्ज आ रहे हैं और टाइडल वेव आ रहे हैं, तब आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है लोगों को, सरकार की तरफ से भी ये पदक्षेप लिया जा रहा है कि आप तुरंत सरकार के आदेश के अनुसार सेफ शेल्टर या सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए और कोई गुजब में विश्वास मत करिए। और मैं एक बात बोल के रखूं, साइक्लोन एक मल्टी हजार्ड है। इसमें एक ही साथ आपको हेवी रेनफॉल मिलता है, स्ट्रॉन्ग विंड मिलता है और इसके साथ भी आपको टाइडल वेव मिलता है। सो तीनों मिलने के साथ ये मल्टी हजार्ड सिनेरियो हो जाता है। विंड से स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, टाइडल वेव से इनंडेशन होता है, सलाइन इनंडेशन, और हेवी रेन से भी लो लाइंग एरिया में इनंडेशन हो जाता है और सॉइल लूज हो जाता है। इसलिए जो थेचेड हाउसेस है, कच्चा घर है, वो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूं कि ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इक्वली डेंजरस। नहीं, सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वली डेंजरस नहीं होते हैं। इसका एसोसिएटेड विंड के हिसाब से और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल के हिसाब से साइक्लोन्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंडिया में हम साइक्लोन को साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। जब कोई साइक्लोन का विंड स्पीड लगभग 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर यानी 60 to 90 किलोमीटर पर आवर के अंदर होता है, इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। जब इसका विंड स्पीड 90 to 120 किलोमीटर के अंदर होता है, इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। जब 120 to 160 किलोमीटर के अंदर होता है, इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। जब 160 से 220 किलोमीटर तक होता है, इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। जब 220 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है, इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। जैसे अम्पन एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, अभी इसका विंड स्पीड 220 से 230 किलोमीटर है, मगर जब कोस्ट को पार करेगा तब ये एक्सट्रीमली सीवियर स्टॉर्म रहेगा, जबकि विंड स्पीड अप टू 195 किलोमीटर तक रहेगा।
सो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि ये जो डैमेज एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म पे या वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म पे लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्केल एक्सटेंसिव डैमेज होता है, इसीलिए इवैक्यूएशन जरूरत होता है जो एरिया में साइक्लोन जाता है। सो मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूं कि व्हिच आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन रिकॉर्ड। मैं जो स्टडी किया हूं, जो हमारा जो रिकॉर्ड है 1891 से हम रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं इंडिया में, ये नॉर्थ इंडियन ओशन के लिए। सो फार ओडिशा सुपर साइक्लोन 1999 which crossed Odisha coast near Paradip on 29 October 1999 is considered as the most intense and largest tropical cyclone in this area. The smallest cyclone which I have come across is the cyclone Agni. It developed during 28th to 30th October 2006. It is a very short-lived cyclone. It crossed near Tamil Nadu and adjoining Andhra coast. And it was a so small-scale cyclone that it could not be picked up by the satellite. Only because of our Doppler weather radar in Chennai and Karaikal, we could pick up this tropical cyclone Agni at that time. So I will consider the tropical cyclone Agni in 2006, which developed over Bay of Bengal and crossed near about Chennai and Nellore, is the smallest cyclone, and Odisha super cyclone of 1999 as the largest cyclone. मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूं, why are there fewer cyclones over Arabian Sea as compared to the Bay of Bengal? I just want to inform you that cyclone genesis depends upon various parameters. It depends on some parameters which are dependent upon the sea conditions, because cyclone develops over the sea mainly, and some atmospheric conditions. Mainly there are 6 conditions. One of the most important condition is the sea surface temperature or ocean thermal energy or ocean heat content. So आप बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कंपेयर करें तो बे ऑफ बंगाल में हीट कंटेंट ज़्यादा होते हैं और अरेबियन सी में हीट कंटेंट, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन सी में हीट कंटेंट कम होते हैं। दूसरा रीजन है कि जो साइक्लोन हमारे एरिया में डेवलप होता है, यूजुअली मेनी ऑफ देम वो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन यानी साउथ चाइना सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, और वो जो रेमनेंट्स आता है बे ऑफ बंगाल को जब आता है यहाँ वार्म सी मिलता है और वहाँ इंटेंस होते हैं और फिर साइक्लोन हो जाता है। मगर बे ऑफ बंगाल को जो साइक्लोन डेवलप होता है वो जाकर अरेबियन सी में इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको पेनिनसुलर इंडिया की क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये रीजन के लिए भी बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन होता है और अरेबियन सी में कम साइक्लोन होता है। मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूं कलाम मलिक साहब कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल। लैंडफॉल टाइम हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म उनका लार्ज स्केल डैमेजिंग इंपैक्ट रहेगा वेस्ट बंगाल में और एडजॉइनिंग बांग्लादेश एरिया में, और इसके साथ ऑल्सो सम डैमेजिंग इंपैक्ट रहेगा नॉर्थ कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका विंड स्पीड होगा 165 to 175 kmph गॉस्टिंग टू 195 kmph। इसका इंटेंसिटी साथ और एक बड़ा बात यह है कि इसके साथ जो एसोसिएटेड स्टॉर्म सर्ज है, टाइडल वेव है, वो 4 to 6 मीटर से आप इमेजिन कर पाएंगे कोई एक जो वॉल है हमारा ये रफली 3 मीटर्स होता है। जब हम 4 to 6 मीटर्स का स्टॉर्म सर्ज बोल रहे हैं, टाइडल वेव बोल रहे हैं, दैट मीन्स एक 2 स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट जैसा होता है, ऐसे ही सलाइन वाटर लो लाइन एरिया को आएगा। सो इसीलिए 1 स्टोरीड और 2 स्टोरीड जो बिल्डिंग है कोस्टल एरिया में वो सेफ नहीं है, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो वट एवर कच्चा हाउसेस होता है दैट कैन बी एक्सटेंसिवली डैमेज्ड। इन एडिशन टू दैट दिस कैन कॉज आल्सो वाइड स्केल डैमेज टू स्ट्रक्चर्स, इसलिए बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूं, प्लीज से एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लैंडफॉल।
हम बोल रहे हैं कि ये लैंडफॉल 20 तारीख को, आई एम टेलिंग दैट द लैंडफॉल विल हैपन on 20th afternoon or evening or afternoon to evening between Digha in West Bengal and Hatia Island in Bangladesh. And if you look at the most probable track, it is passing through the Sundarbans. So therefore, if you are interested to know theoretically where actually the IU will pass, this is the Sundarbans. But considering the size of a tropical cyclone, it is about 700 kilometers in this case, and considering the diameter of the central dense overcast cloud mass, which is the damaging cloud mass, which causes heavy rainfall, and that area is associated with the strongest winds, that is about 120 kilometers radius. So therefore, if it crosses there near Sundarban, it can have the impact over entire West Bengal districts and also over adjoining Bangladesh districts. Not only that, when it goes inland also, since it is passing through riverine areas, deltaic areas, it will have certain intensity up to Kolkata, Hooghly, Howrah districts. There also it will have strong wind speeds. Okay, I am finding another question. Will it have the same effect on Odisha as cyclone Fani did last year? No. Fani hit Odisha near Puri directly. And at that time, maximum wind was 170 to 180. In gustiness, it was 205 kilometers per hour. But in this case, the cyclone is not directly hitting Odisha. It is going parallel to Odisha coast and hitting West Bengal coast. So you can take a comparison. This cyclone is expected to follow the track like cyclone Bulbul in November 2019. So if you remember Bulbul, it came close to Odisha coast and it caused damaging impact over north coastal districts. Only difference is that this cyclone Amphan is stronger. Its wind speed is higher than the cyclone Bulbul. Therefore, we are giving little higher wind over Odisha compared to Bulbul cyclone what we gave. In case of Bulbul, we gave wind speed of 200 kilometers per hour for north coastal districts. In this case, we are giving up to 135 kilometers per hour. तो ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल एम महापात्रा जो खलीज बंगाल में आए तूफान इम्फाल के बारे में हमें बता रहे थे। वाज़ेह रहे कि ये तूफान अब सुपर साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर चुका है और महापात्रा इस तूफान से जुड़ी जानकारियां हमें दे रहे थे और इसी के पेश नज़र वज़ीर आज़म की डिजास्टर मैनेजमेंट के उहदेदारों के साथ एक अहम मीटिंग भी चल रही है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाजत दीजिए, आदाब।